नमस्कार, श्री राम अकेडमी रामदेव जी में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वर्णिम भारत का अध्याय चल रहा है अपना सामाजिक का, और इसी अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं स्वर्णिम भारत के बारे में। तो गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ लिया था गुप्त काल, और गुप्त काल के पांचों को पढ़ लिया था, जिनमें तीन को महत्वपूर्ण है, चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद उनके दो बेटे हैं, तो वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ने नालंदा, महेंद्र ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी, ठीक है, और लास्ट का स्कंदगुप्त था। तो अपन आज देखते हैं गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां। क्या क्या सांस्कृतिक, भारतीय इतिहास में गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों का बहुत ज्यादा महत्व है, और इसमें सांस्कृतिक उपलब्धियों में जो गुप्त वंश के शासक थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी माने गए हैं, और वैष्णव धर्म को इन्होंने माना है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम जो हुए, इन्होंने वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी प्रोत्साहन दिया था। वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी प्रोत्साहन दिया, और धर्म प्रणाली के आधार पर ही इन्होंने अश्वमेध यज्ञ को भी किया। अश्वमेध यज्ञ पहले बता रखा मैंने, अश्व की बलि, अश्व यानी घोड़ा, और मेध यानी बलि देना, अश्वमेध। अपन देखते हैं कि इसके जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में पहला चीनी यात्री आया था फाहान। ध्यान रखना, आरपीएससी, राजस्थान पुलिस, कई जगह यह प्रश्न पूछा जाता है कि फाहान प्रथम चीनी यात्री फाहान किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था, और इसने चंद्रगुप्त के शासन का वर्णन दिया है। उस वर्णन में बताया है कि चंद्रगुप्त का जो शासन था वो सुसज्जित शासन था, उसमें कर भी बहुत कम था, भार कम था, अपराध कम थे, यानी कि अत्याचार कम हुआ करता था उस समय। और राजकाज की जो भाषा होती है, जो सरकारी कार्यालय, जो अपने आप मान लिया जाए अपने जो सरकारी भाषा है, सरकारी कार्यालयों में जो कार्य करने की भाषा होती है, वो भाषा वहां उस समय संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत। राजकाज की भाषा संस्कृत थी, और इसी काल में बहुत महान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे, समुद्रगुप्त के 9 रत्न थे, समुद्रगुप्त के 9 रत्नों का भी उल्लेख अपन ने पढ़ा है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कालिदास, ये कालिदास 9 रत्नों में से एक था। किसके 9 रत्न थे? समुद्रगुप्त के। मृच्छकटिकम नाटक, शूद्रक। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना, यह इसके रचयिता थे शूद्रक। मुद्रा राक्षस, यह नाटक विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है, और इस नाटक में चाणक्य की राजनीतियों का वर्णन इस नाटक में अपने को देखने को मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के विवाह और विरह प्रेम का वर्णन इसमें दिया गया है। रघुवंश में रघुवंश से संबंधित की पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद इसी गुप्त साम्राज्य की गुप्त वंश के समय से ही माना जाता है कि रामायण, महाभारत और मनु संहिता, आर्यभट्ट मनु संहिता, रामायण, महाभारत और मनु संहिता का भी स्थान अपन ये कह सकते हैं कि उस समय वास्तविक रूप में उस समय अपने को ये चीजें प्राप्त हुई है गुप्त काल में। उसके बाद जो आर्यभट्ट हुए, वराहमिहिर हुए, ब्रह्मगुप्त हुए, इन्होंने गणित और ज्योतिर्विज्ञान का भी, गणित और ज्योतिर्विज्ञान का भी इसमें उसी गुप्त काल में हुआ था। अब यहाँ गुप्त काल में एक दशमलव की भी ये हुई थी उत्पत्ति, दशमलव का आविष्कार भी गुप्त काल वंश में हुआ, और दशमलव तभी से अपन इसका प्रयोग करने लगे हैं। अब अपन देखते हैं, कोई ज्यादा बात नहीं है इसमें, पर एक चीज, कुछ शब्द ऐसे हैं जो समझने में, और आपको उनको 1-2 बार देखोगे तब समझ में आएगा, ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और ज्यादा
नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार पुनः वीडियो को देख लेना, और भी अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके मुझे बता देना। अब देखते हैं 9 रत्न कौन कौन से थे। क से कालिदास। पहले तो देखो शॉर्ट ट्रिक है, आपको याद रखनी पड़ेगी। क ग इधर आ जाएगा अ, और ग के जैसे होता है द, ठीक है। इधर होता है क्ष, और श से श आ जाता है ना। तो क ग अ द, उसके बाद श और श, उसके बाद ब व और ब, 3 बार द के नीचे ब लिखना है। तो क से हो गया कालिदास, ग से हो गया घटकरपर, अ से हो गया अमर सिंह, द से हो गया धनवंतरी, व से हो गया वरुचि, श से हो गया शपनक, और श से शंकु, व से वरुचि हो गया, व से वाराहमिहिर हो गया, और व से वेताल भट्ट हो गया। कालिदास लेखक था, घटकरपर कवि था, धनवंतरी चिकित्सक था, अमर सिंह राजकोष का कार्य करता था, वरुचि संस्कृत व्याकरण का कार्य था, शपनक ज्योतिष था, वराहमिहिर खगोल शास्त्री था, वेताल भट्ट मंत्र शास्त्री था, और शंकु शिल्प शास्त्री था। ये 9 रत्न थे समुद्रगुप्त के समय। ऐसे अकबर के 9 रत्नों का भी वर्णन है, वो अपन जब अकबर का इतिहास आगे आएगा मुगल काल में तब उसका वर्णन पढ़ेंगे। गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज में कौन कौन से समाज बताए गए हैं? 4 वर्णों, इसमें भी वर्ण जातियों के आधार पर ही गुप्त काल के समाज को वर्णित किया गया है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। 4 में सबसे ऊपर रखा गया है ब्राह्मण को। ब्राह्मण का सबसे ऊपर उच्च माना जाता था उस समय, और इनका काम था अध्ययन करना और अध्यापन करवाना। अध्ययन अध्यापन का कार्य था और दान का कार्य था कि ये इस कार्यों में इनका सहयोग था। क्षत्रिय थे, इनका कार्य था राष्ट्र की रक्षा करना, जाति के आधार पर बांटा है इन्होंने। वैश्य थे, उनका कार्य था व्यापार और वाणिज्य का काम। शूद्र थे, वो सेवा प्रदाता थे, जो भी कृषि संबंधित जो भी कार्य होते थे वह यह प्रजाति मजदूरी के रूप में यह प्रजाति करती थी। अब स्त्रियों की जो स्त्रियों का इस समाज गुप्त काल में स्त्रियों का भी स्थान महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल में किसी भी नए काम के लिए या कोई अच्छा कार्य किया जाता था, उस समय शुभ कार्य में पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य था, ऐसा गुप्त काल में माना जाता है। और चाहे कोई भी धार्मिक कार्य हो गया हो, आज अपन भी कोई अगर अपने घर पे कोई हवन यज्ञ करते हैं तो अपने परिवार के जो बड़े होते हैं वो अपने जोड़े के साथ बैठते हैं, पति पत्नी दोनों एक साथ हवन में बैठते हैं, कभी भी अकेला कोई हवन में नहीं बैठता। तो उस समय भी स्त्रियों का ऐसा था कि पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य है अगर कोई धार्मिक कार्य करने जा रहा है तो, ठीक है। और उस समय विवाह की 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। उस समय स्वयंवर भी प्रथा में था, स्वयंवर प्रथा भी थी कि अपना स्वयंवर का अर्थ आप जानते हो, स्वेच्छा से वर को चुनना। पर्दा प्रथा, जो कि एक बहुत बुरी प्रथा थी, आज भी कहीं कहीं क्षेत्रों में उस प्रथा का अभी भी चल रही है पर्दा प्रथा। तो वो पर्दा प्रथा उस समय नहीं थी गुप्त काल में, और नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत चीज है पर्दा प्रथा। और उसके बाद विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं जो मैंने पहले बताया है। और जो पत्नी होती थी, मैंने कहा स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। जो पत्नियां होती थी, उन पत्नियों जिससे जैसे मान लिया जाए किसी राजा की रानी है और उस राजा की रानी अगर उन दोनों की कोई संतान नहीं होती थी किसी कारण से, तो अगर संतान नहीं होने पर राजा की पूर्ण संपत्ति का अधिकार पत्नी को था। उसके कोई भाई या कोई उस पर अधिकार नहीं कर सकता था। पहला अधिकार पत्नी का था, उसके बाद अगर वो चाहती तो किसी अन्य को अधिकार करने के लिए देती। अब अपन आगे का जो वंश पढ़ेंगे उस वंश में
यहां तक अपना गुप्त साम्राज्य खत्म। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करें। कोई दिक्कत आ रही है नोट्स बनाते रहिए, और कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।